हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीरीज के पार्ट 6 में हम रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा से हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं लंग्स में, और लंग्स से क्या करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एक्सपेल आउट करते हैं बाहर। तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक हमारा होता है इंस्पायरेशन और दूसरा हमारा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हम एयर क्या करते हैं उसको इनहेल लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं हमारे लंग्स तक पहुँचाते हैं, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम कहते हैं बाहर जब करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, याद रखिएगा। इंस्पायरेशन एक होता है, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। अब हम जानते हैं मसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में। तो टू टाइप्स के क्या होते हैं, मसल्स होती हैं। तो एक मसल्स आती हैं हमारी प्राइमरी मसल्स, और दूसरे हमारे मसल्स जो होती हैं हमारे एक्सेसरी मसल्स। प्राइमरी मसल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन में हेल्प होती है, यानी जब हम क्वाइट रेस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसमें ये मसल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इनमें। और जो हमारा एक्सेसरी मसल्स होता है या फिर हमारा सेकेंडरी मसल्स होता है, ये तब यूज होते हैं डूरिंग द डिफ़िकल्ट एंड डीप ब्रीदिंग। जब हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं तब, या फिर हम कोई डिजीज कंडीशन की केस में, तब ये मसल्स क्या होते हैं, हमारे इन्वॉल्वमेंट इनके देखने मिलते हैं। अब बात करें अगर प्राइमरी मसल्स की, तो प्राइमरी मसल्स जो होते हैं दो तरह से होते हैं। एक हमारा होता है इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा हमारे होते हैं डायफ्राम। तो प्राइमरी मसल्स के अंदर दो मसल्स आती हैं, एक हमारा आता है इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा हमारा जो आता है डायफ्राम आता है। जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिब्स के चारों तरफ सराउंडिंग में पाए जाते हैं। जैसे कि ये रहा रिब्स हमारा, ये है रिब्स। रिब्स के जो सराउंडिंग में पाया जा रहा है, ये देख रहे हैं आपको रेड कलर से और ब्लू कलर से, ये हमारा क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स है। ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको इंटरकोस्टल मसल्स है, और जो रेड कलर से दिख रहा है वो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। तो दो तरह से इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं, एक हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, देयर आर 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स डेट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स। यानी ये रिब्स के जो 12 रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं, जिनके क्या होता है 11 पेयर के रिब्स के चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे ये ऑक्यूपाई रहते हैं। और बचा है जो एक पेयर होता है हमारा फ्री फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग करता है। उसके बाद अगर हम डायफ्राम की बात करें, तो डायफ्राम हमारा डोम शेप होता है, मसल्स होता है जो कि सेपरेट करता है हमारे थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम हमारा कैसा होता है, डोम शेप होता है। ये देख रहे हैं आप, ये जो आप दिख रहा है ये डायफ्राम है, जो कि क्या करता है, डोम शेप होता है। प्राइमरी मसल्स होती है हमारी जो कि फ्लो जनरेट करती है। और ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ये इसके नीचे का जो एरिया है इसे बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी, और ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो ये हमारा क्या होगा, थोरेसिक कैविटी है। जबकि ये जो नीचे वाला एरिया है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो डायफ्राम होता है इन्हीं दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। और इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहे थे तो उसमें दो तरह के मसल्स पाए जा रहे थे, एक हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स था और दूसरा हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स था। जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स था वो हेल्प करता था हमारे इंस्पायरेशन में। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या करता है, जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स था वो उसमें इन्वॉल्व होता था, लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उसमें हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है हमारा वो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है वो हमारा एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये दो मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जो कि हमारी प्राइमरी मसल्स होती हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अब बात करें हमारे एक्सेसरी मसल्स में कौन कौन सी मसल्स आती हैं, तो उसमें हमारा आता है
स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स होती है, ये वाली, ये जो मसल्स हैं नेक वाली रीजन में जो पाई जाती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स होती है, जो कि क्या करती है, एलिवेट करती है स्टर्नम को और रोटेट करती है हेड को। ये इसका जो फंक्शन होता है हमारे स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स का, ये क्या करता है, एलिवेशन करता है, जो हमारा स्टर्नम होता है उसको एलिवेट करता है। ये जो स्टर्नम है, ये जो दिख रहा है ये हमारा स्टर्नम है, तो इसको क्या करता है, ऊपर उठाने का काम करता है, और जो हमारा हेड होता है उसको रोटेट करने में हेल्प करता है ये मसल्स। उसके बाद आती है स्केलेंस मसल्स होती हैं इसमें, जो कि क्या करती है, एलिवेट करती है अपर रिब्स को। ये क्या करती है, रिब्स से अटैच रहती है और रिब्स को क्या करती है, ये अपवर्ड की तरफ क्या करती है, मूव आउट कराती है। उसके बाद जो हमारे इसमें मसल्स आते हैं वो होते हैं ये जो पेक्टोरेलिस मेजर और माइनर मसल्स होती हैं, इसमें नहीं देखो क्योंकि वो पीछे की तरफ मसल्स होती हैं, हमारा शोल्डर मसल्स इसे बोलते हैं। ये भी क्या करती हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जो होती है हमारे सेरेटस एंटीरियर मसल्स होती हैं, और हमारा फिर आता है एब्डोमिनल मसल्स। तो ये क्या है, कुछ एक्सेसरी मसल्स थे जो कि हमारे क्या हो रहे, रेस्पिरेशन में हेल्प करते थे। जब हम क्या था, कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हेल्प करते थे, या फिर कोई डिजीज कंडीशन में ये मसल्स इन्वॉल्व होते थे। तो एब्डोमिनल मसल्स की बात करें तो उसमें भी कई तरह से मसल्स आते हैं, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स आता है, उसके बाद रेक्टस ऑब्डिमिनस आते हैं, ट्रांसवर्स ऑब्डिमिनस आते हैं, उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक्स आते हैं। तो ये कुछ थे मसल्स थे एब्डोमिनल के, जो कि क्या करते थे, हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते थे। ये क्या करते थे, जो एब्डोमिनल मसल्स होता है वो क्या होता है, कंप्रेस करता है एब्डोमिनल कैविटी को, और जो डायफ्राम होता है उसको क्या करता है, अपवर्ड कराने में हेल्प करता है। तो ये एब्डोमिनल मसल्स के फंक्शन थे। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म होता है दो तरह से होता है। एक हमारा होता है इंस्पायरेशन, यानी कि जब हम एयर को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जो हम एयर को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो दो कंडीशन होती है। तो आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। बात करें हम इंस्पायरेशन में, तो जो हमारा इंस्पायरेशन होता है उसमें जो हमारा ये इंटरनल इंस्पायरेशन में हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इन्वॉल्व होता है, और इसमें क्या होता है, हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो याद रखिएगा। तो जब इंस्पायरेशन होता है, जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है और हमारा जो डायफ्राम होता है, वो दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारा रिब्स होता है और स्टर्नम होते हैं ये ऊपर की तरफ राइज हो जाते हैं। जब ये ऊपर राइज होंगे तो जो हमारा थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पहले क्या हो रहा है, हमारा जो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा जो रिब्स है और स्टर्नम है ये क्या कर रहा है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, जिसके कारण से जो ये थोरेसिक वॉल्यूम है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब थोरेसिक वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लंग्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज है, ठीक है, कम है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, एयर हमारे लंग्स में इंटर करेगा, उसको इक्वलाइज करने यानी बराबर करने के लिए क्या करेगा, उसको हमारे लंग्स में जो एटमॉस्फेयर से एयर इंटर करेगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। वहीं अगर हम बात करें एक्सपायरेशन में, तो एक्सपायरेशन में जो हमारा डायफ्राम रहता है वो कैसा रहता है, रिलैक्स रहता है, और इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण जो रिब्स और स्टर्नम होता है अपनी जो पोजीशन में रिटर्न वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ आता है ये, और इनवर्ड की तरफ डाउनवर्ड होगा और अंदर की तरफ ये मूव करेगा, जिसके कारण से जो हमारा वॉल्यूम होगा, थोरेसिक वॉल्यूम, ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो यानी कि ये क्या कर रहा है, एक प्रेशर जनरेट कर रहा है हमारे लंग्स के अंदर। तो लंग्स का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंग्स का प्रेशर इसमें बढ़ रहा है, जिसके कारण से जो एयर लंग्स में हमारा भरा रहेगा वो क्या करेगा, बाहर इन्वायरमेंट में एक्सपेल आउट कर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन में हम लोगों ने देखा जैसे कि
जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से जो हमारा रिब होता है, और स्टर्नम जो होता है पुल करता है अपवर्ड की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। जो रिब्स हमारा है या फिर स्टर्नम होता है, ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है। और हमारा डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव हो जाता है डाउन। तो जो हमारे ये दोनों प्रोसेस होते हैं, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों साथ में होता है, जिसके कारण से जो रिब्स होता है वो और स्टर्नम जो होता है वो हमारा अपवर्ड की तरफ मूव करता है, जिसके कारण से जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है वो इनलार्ज हो जाता है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। फिर डिक्रीज लंग्स प्रेशर, थोरेसिक कैविटी जब बढ़ेगा, जैसे कि हमारा थोरेसिक कैविटी ये है, छोटा सा है, तो इसमें लंग्स प्रेशर है, बढ़ा है। लेकिन जैसे इसका साइज बढ़ेगा वो क्या होगा, जो इसका प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी तो लंग्स का प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर एयर ड्रॉ इनटू द लंग्स, जिसके कारण से एयर क्या करेगा, अंदर आएगा हमारे लंग्स में उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, टू इक्वलाइज द एटमॉस्फेरिक एंड एल्वियोलर प्रेशर। तो क्या करेगा, उस प्रेशर को इक्वलाइज करेगा और एयर हमारा इंटर कर जाएगा लंग्स में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। वही हम बात करें एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में जो हमारा डायफ्राम था वो रिलैक्स होता था और जो इंटरकोस्टल मसल्स था वो क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट करता था। डायफ्राम क्या हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था और ये अपवर्ड मूव कर रहा था। लेकिन इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और हमारा क्या कर रहा था, डाउनवर्ड मूव कर रहा था। फिर जिसके कारण से हमारा क्या होगा, रिब्स केज क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल पोजीशन में, डाउनवर्ड और इनवर्ड आ जाएगा। और जो साइज होगा हमारा वॉल्यूम या फिर थोरेसिक कैविटी का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब थोरेसिक कैविटी का, जैसे कि ये हमारा थोरेसिक कैविटी था, इसका अगर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर क्या करेगा, ज़्यादा होगा। प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा लंग्स के से, और जिसके कारण से जो हमारा प्रेशर इनसाइड ऑफ द लंग एक्सीड दैट एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में जो हमारा लंग्स का प्रेशर होगा हाई होगा। और जो मूवमेंट होगा हमारा क्या होगा, एयर एक्सपेल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी एयर क्या होगा, लंग से हमारे एक्सपेल आउट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में देखा और साथ में ही हम लोगों ने रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के बारे में देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।